बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहनवाज मंगी और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है अयूब खान इरा, जो कि 1958 के अंदर स्टार्ट हुआ और मार्च 1969 के अंदर ख़त्म हुआ। इस टाइम पीरियड के अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम यही देखेंगे कि अयूब खान जो है वो कहाँ से उनका ताल्लुक़ था या बाय प्रोफेशन व्हाट ही वाज। उसके बाद उनके टाइम पीरियड के अंदर जितनी भी पाकिस्तान के अंदर सियासी, आइनी और मुआशी जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई उन तमाम के ऊपर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अयूब खान साहब के टाइम पीरियड या उनकी पॉलिसीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि हम उनका जॉब कैरियर या उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें, ताकि हमें उनकी नज़रिया या उनकी सोच या उनके काम करने के तरीके को समझने में आसानी हो जाए। अयूब खान साहब के जितने भी बायोग्राफ़र हैं वो ये कहते हैं कि अयूब खान साहब की जो है वो बर्थ जो हुई है वो रेहाना के अंदर हुई है। रेहाना आज जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो कैपी के की डिस्ट्रिक्ट है हरीपुर के अंदर एक यूनियन काउंसिल है जिसे हम रेहाना कहते हैं। उसी ज़माने के अंदर एक छोटा सा गांव था, आज वो एक टाउन की हैसियत बन गया है। तो वहाँ पर अयूब खान साहब की जो है वो एक रिसालदार मेजर हुआ करते थे इंडियन आर्मी के अंदर, मीरदाद तरीन। तो उनके यानी कि घर के अंदर ये पैदा होते हैं 14 मई को। मीरदाद तरीन जो है ये पठान तो थे ही, लेकिन तरीन जो है वो इनका क्या था, एक ट्राइब था या एक कबीला, या जिसे हम कास्ट भी कह सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो 1906 के अंदर ईयर ऑफ बर्थ जो नज़र आता है हमें 1906 नज़र आता है, लेकिन कुछ जगहों पर 1907 भी आपको नज़र आता है। स्टार्टिंग की जो इनकी एजुकेशन है वो तो ऑब्वियसली हरीपुर के अंदर ही हुई, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है या कुछ राइटर्स ये भी लिखते हैं कि जो है वो हज़ारा के अंदर जो है वो इनकी एजुकेशन हुई है। लेकिन बहरहाल अपनी दादी के साथ हरीपुर के अंदर ये रहते थे शहर के अंदर, और वहीं से जो है इनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है। और बाद में जो है वो अलीगढ़ चले जाते हैं। अलीगढ़ के बाद जो है वो ब्रिटिश रॉयल अकेडमी के अंदर या ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री कॉलेज के अंदर जो है ये चले जाते हैं। ये कहा जाता है कि रॉयल मिलिट्री कॉलेज के अंदर जो इनकी एडमिशन हुई है वो हुई है एंड्रयू स्किन, जो जनरल हुआ करते थे, चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ हुआ करते थे हिंदुस्तान के, और उनके कहने के ऊपर या उनके सिफारिश के ऊपर जो है इनकी एडमिशन हुई है। एंड्रयू स्किन के बारे में अगर आप थोड़ा गूगल करेंगे या थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि एंड्रयू स्किन जो है वो पाकिस्तान की जो उस ज़माने के अंदर NWFP जो हुआ करता था उसकी तकरीबन वो इलाके जो कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर के साथ हैं, तो वहाँ पर जो है वो एज ए कमांडर के तौर पर काम करते थे। यानी कि आजकल अगर आप देखेंगे तो एबटाबाद के अंदर वो रहे हैं, वो जो है वो कोहाट के अंदर रहे हैं, वो खुरम एजेंसी के अंदर रहे हैं, वो मोहम्मद एजेंसी के रहे हैं। तो वहीं पर जो है वो एंड्रयू स्किन ने काम किया है। तो लिहाजा ज़्यादातर लोगों का ये भी कहना है या ये भी मानना है कि एंड्रयू स्किन जो है वो ट्राइबल जो जासूसी करवाते थे वो अयूब खान साहब से करवाते थे। तो लिहाजा अयूब खान को जो फेवर दी गई वो इस वजह से दी गई। तो लिहाजा ये मेरे ख्याल में एक हो सकती है कि एक लोगों ने जो है वो स्टीरियोटाइप भी ये एक मिथ बना ली हो। बहरहाल अयूब खान है सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर जो है वो फरवरी 1928 के अंदर जो है वो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। 2 फरवरी जो है वो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कही जाती है, इस वजह से यानी कि उसे तस्लीम किया जाता है कि उनके बाद में जितनी भी प्रमोशंस हुए हैं वो ज़्यादातर 2 फरवरी को ही हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि अयूब खान साहब जो हैं वो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर एज ए टेम्प्रेरी कर्नल के तौर पर जो है वो उन्होंने क्या किया है, हिस्सा लिया है। अब टेम्प्रेरी कर्नल की रैंक क्या है इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और बाद में जो है वो GOC के तौर पर भी उन्होंने काम किया पाकिस्तान बनने से पहले। अब हम अगर उससे थोड़ा जानने की कोशिश करें कि अयूब खान साहब ने जो फरवरी 1928 को जो इंडियन आर्मी को जो ज्वाइन किया उसके अंदर फर्स्ट बटालियन जो है आपकी, उस बटालियन के अंदर यानी कि 14 पंजाब रेजिमेंट के अंदर फर्स्ट बटालियन के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनकी सर्विस है वो पंजाब रेजिमेंट के अंदर ही गुजरी है, जो आजकल हमारी 5th पंजाब रेजिमेंट कहलाती है।
लेफ्टिनेंट के तौर पर इसकी जो प्रमोशन हुई है वो मई 1930 के अंदर हुई है। कैप्टन के रैंक के ऊपर इनकी जो प्रमोशन हुई है वो हुई है 2 फरवरी 1937 के अंदर। मेजर की जो इनकी प्रमोशन हुई है वो 2 फरवरी 1945 के अंदर हुई है। और 1 स्टार ब्रिगेडियर जो इनकी प्रमोशन हुई है वो हुई है फरवरी 1947 के अंदर। अब हम आते हैं कि टेम्प्रेरी कर्नल की जो इनकी रैंक है वो क्या है भाई, कि जब दूसरी जंग अजीम के अंदर ये कहा जाता है कि बर्मा के अंदर इन्होंने जो है वो एक कर्नल के तौर पर काम किया, हालांकि उनकी जो सर्विस बुक है उसके अंदर तो यही कहा जाता है कि 45 के अंदर उसकी जो है वो मेजर के तौर पर प्रमोशन हुई, तो वो पहले कर्नल किस तरह से हुए। तो होता ये है कि यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है टेम्प्रेरी का। तो टेम्प्रेरी कर्नल जो है वो जब आप किसी को एक स्पेशल असाइनमेंट देते हैं या उसकी किसी भी एक अचीवमेंट को देखकर आप उसे हॉनरी का दर्जा भी दे देते हैं। बाज़ औक़ात पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी ये होता है कि बहुत सारे लोग आपको कर्नल तो कहलाएंगे, लेकिन वो या तो एजाज़ी तौर पर कर्नल होते हैं या तो वो टेम्प्रेरी कर्नल होते हैं। तो ये इस तरह से, यानी कि उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसकी जो परमानेंट ये जो डेजिग्नेशन है उसकी परमानेंट डेजिग्नेशन है। तो यहाँ तक यानी कि 1 स्टार ब्रिगेडियर की जो उनकी जो प्रमोशन होती है वो होती है 1947 के अंदर। अब यहाँ पर आपको ये भी नज़र आता है कि एक तो नंबर 1 रॉयल मिलिट्री जो कॉलेज है वहाँ पर ये कहा जाता है कि अयूब खान साहब ने अपना जो स्टाफ कोर्स है वो कंप्लीट नहीं किया, लिहाजा इस वजह से इसे वहाँ से निकाला गया और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे डिपोर्ट किया। नंबर 2 1945 के अंदर जो है वो अयूब खान साहब को जो है वो सस्पेंड किया गया है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो क्या हुए हैं ब्रिगेडियर नहीं बने, और 2 साल के बाद जो है वो उसने क्या किया, अपनी ड्यूटी को रिज्यूम किया है। अब यहाँ से जब 1947 के अंदर उन्होंने अपनी ड्यूटी को रिज्यूम किया तो वो पाकिस्तान के अंदर साउथ वज़ीरिस्तान जो है वो यहाँ पर एज ए ब्रिगेडियर के तौर पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ये तो उनकी सारी चीज़ें वो हो गई जो पाकिस्तान बनने से पहले यानी कि प्री पार्टीशन की हो गई। अब हम आते हैं पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन क्या हुआ कि भाई पोस्ट पार्टीशन जो उनकी जो हायर रैंक जो है वो उसे हम क्या कहते हैं, GOC कहते हैं, आप जिसे आप कमांडिंग ऑफिसर कहते हैं। 14 डिव का जो ईस्ट बंगाल के अंदर जो है वो उसने काम किया, ढाका के अंदर ये हमारी डिव हुआ करती थी। बाद में मेरे ख्याल में ढाका से इसे शिफ्ट भी किया गया इस डिव को वहाँ से, और पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो हिलाल जुरत जो है वो लियाकत अली खान साहब ने वो भी इसे नवाजा गया। 51 के अंदर जो है वो पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ़ के तौर पर अपॉइंट किया गया। अब पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, जो यूनाइटेड इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो सीनियरिटी लिस्ट दी है उसके अंदर अयूब खान साहब का जो नाम आता है वो 10वें नंबर के ऊपर आता है, क्योंकि इनका जो सर्विस नंबर है वो PA-010 आपको नज़र आएगा। आज भी अगर आप कहीं पर भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा, PA-010। उसका मतलब ये होता है कि इनकी जो सीनियरिटी लिस्ट है वो उसके अंदर इसका जो रैंक या उसका जो नंबर है वो 10वां नंबर है। तो लिहाजा जब ये 51 के अंदर इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है एज अ कमांडर इन चीफ़, फर्स्ट नेटिव कमांडर इन चीफ़ के तौर पर, वो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि हमारी जो जनरल हेड क्वार्टर की जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर 4 नाम आपको नज़र आते हैं मेजर जनरल के। इन चारों में से भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ये कहा जाता है कि इनिशियली जो है वो लियाकत अली खान और हमारी जो सीनियर क्या कहते हैं कि जो मिलिट्री क़यादत है उनके अंदर ये एक क्या कहते हैं कि एक एग्रीमेंट या इस किस्म की एक वर्बल एग्रीमेंट हो चुका था कि इफ्तिखार ख़ान जो है वो पाकिस्तान के क्या होंगे, नेक्स्ट कमांडर इन द चीफ़ होंगे। लेकिन इफ्तिखार ख़ान जो है वो बरतानिया से अपना स्टाफ कोर्स कंप्लीट करने के बाद वापस आते हुए अनफॉर्चुनेटली उनका प्लान जो है वो क्रैश करता है, जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो लिहाजा 3 नाम जो हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। उन 3 में से 2 जो आपको नाम आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें अकबर खान भी आपको नज़र आता है, इसफुल माजिद भी नज़र आता है। इन दोनों की जो कमीशन का ईयर है वो 1924 आपको नज़र आएगा, और अयूब खान साहब का जो आपको ईयर नज़र आएगा वो नज़र आएगा 28 या 29। अब इसी टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, इसके बाद ये चीज़ होती है कि 53 से लेकर 58 तक अयूब खान जो है वो पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट के अंदर भी काम करते हैं, डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर काम करते हैं, होम मिनिस्टर के तौर पर काम करते हैं। इस्कंदर मिर्ज़ा साहब जब पाकिस्तान के अंदर पहली मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये नज़र आता है कि मार्शल लॉ का जो मुकम्मल तौर पर जो सपोर्ट उसे दी गई वो अयूब खान साहब की तरफ से दी गई।
और 20 दिन के बाद अयूब साहब ने उसे जो है वो क्या किया, उस मार्शल लॉ को अपने हाथ में ले लिया। अब इसके अंदर आप अयूब खान साहब की अगर प्लानिंग अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी नज़र आएगा कि पाकिस्तान के एम.एस. चौधरी साहब जो हैं, एम.एस. चौधरी वाइस एडमिरल ऑफ पाकिस्तान नेवी हैं, फर्स्ट नेटिव जो वाइस एडमिरल हैं वो चौधरी साहब हैं, एम.एस. चौधरी। एम.एस. चौधरी साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो हुई है 1953 के अंदर। ये अगर आप इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि इस्कंदर मिर्ज़ा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर पहले ही काम कर रहे थे। अयूब खान साहब की जो अपॉइंटमेंट हुई है वो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब की मुकम्मल एक प्लानिंग के साथ की गई। फिर इन तकरीबन हमारे मेजर जनरल, सीनियर्स मेजर जनरल को क्या किया गया, बाईपास किया गया और आउट ऑफ द बॉक्स एक नया नाम निकाला गया। इस्कंदर मिर्ज़ा ने यह सारी प्लानिंग की। जब अयूब खान साहब अंदर आए तो ये हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और ज़्यादा क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो 53 के अंदर एम.एस. चौधरी साहब जो है वो उसका नाम भी इसी तरह से बाईपास करके वाइस एडमिरल के तौर पर नेवी के अंदर अपॉइंट करवाया गया। बाद में वाइस एडमिरल साहब एम.एस. चौधरी ने और अयूब खान साहब ने दोनों ने मिलकर अगर आप देखेंगे तो 54-55 ये वो साल हैं जिस साल के अंदर पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की मिलिट्री में से ब्रिटिश ट्रेडिशन को क्या किया गया है, ख़त्म किया गया और वहाँ पर हमारे लोकल जो ट्रेडिशंस हैं उन्हें मुतारफ़ करवाया गया। और बाद में यानी कि ज़ियाउल हक साहब के टाइम के अंदर भी इस किस्म के आपको छोटे लेवल के किस्म ये रिफॉर्म्स जो हैं वो मिलिट्री के अंदर आपको नज़र आते हैं। 53-54 के अंदर आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इसी किस्म के रिफॉर्म्स नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उस ज़माने के अंदर जो रॉयल एयरफोर्स ऑफ ब्रिटिशर्स थी वही तकरीबन हमारी जो है वो एयरफोर्स के अंदर लोग उन्हीं के लोग थे। तो लिहाजा वहाँ पर ब्रिटिश ट्रेडिशन ख़त्म नहीं किए गए। तो लिहाजा इनसाइड द गवर्नमेंट जो है या बिहाइंड द कर्टेन जो है ये लोग बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि मजबूत हो चुके थे। अब इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर आपको एक चीज़ तो ये नज़र आ जाती है कि अयूब खान साहब जो है वो एक प्लानिंग मास्टर हैं। अयूब खान साहब को ये पता है कि शॉर्टकट किस तरह से होती है। अयूब खान साहब को ये पता है कि अपनी लॉबिंग किस तरह से की जाती है। अयूब खान साहब को ये पता होता है कि अपनी टीम वर्क किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर ये चीज़ हमें सामने नज़र आ जाती है। अब हमें ये देखना है कि अयूब खान साहब पाकिस्तान के अंदर जब क्या कहते हैं कि स्याह सफ़ेद के मालिक हो जाते हैं उसके बाद अयूब खान साहब की जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से हैं। अब ये वो न्यूज़पेपर है जो 8 अक्टूबर को आई, वेडनेसडे के दिन को, जिसने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहली मार्शल लॉ या पाकिस्तान का पहला कानून जो है उसे क्या किया गया है, ख़त्म किया गया है। और 20 दिन के बाद एक दूसरी इसी किस्म की अखबार आई, इसी किस्म की खबर आई। ये आपको नज़र आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अयूब खान साहब का जो टाइम पीरियड है वो मेरे ख्याल में 4 हिस्सों के अंदर उसे डिवाइड हम कर सकते हैं। एक तो वो है जो अक्टूबर 58 से स्टार्ट होता है और 1960 तक चला जाता है। दूसरा होता है 1960 से 1962 तक आपका ख़त्म होता है। तीसरा तब होता है जब पाकिस्तान के अंदर दूसरा आइन नाफिज किया जाता है, 62 से लेकर वो चला जाता है 65 तक, जब आपकी क्या होती है, इलेक्शन होती हैं। चौथा स्टार्ट होता है अयूब खान की रीअपॉइंटमेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर मार्च 1969 तक। तो ये 4 जो है वो फेसेस आपको नज़र आती हैं अयूब खान साहब के। इन चारों फेसेस के अंदर आपको मुख्तलिफ़ कैबिनेट मिनिस्टर्स नज़र आते हैं। इन चारों फेसेस के अंदर आपको मुख्तलिफ़ किचन कैबिनेट्स के मेंबर भी नज़र आएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अंदर जो कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होंगी, जो चीज़ें यानी कि एक जैसी होंगी, वो ये होंगी कि अयूब खान साहब ने इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर रिलीजन और पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही अलग अलग धारे के अंदर मजबूत करके रखा। अयूब खान साहब ने, क्योंकि अयूब खान, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज़ किया कि अयूब खान साहब जो हैं वो अलीगढ़ के एक पढ़े हुए थे, तो लिहाजा उसके जो रोल मॉडल था वो सर सैयद अहमद ख़ान उनके रोल मॉडल थे। कलकत्ता के नवाब अब्दुल लतीफ़ जो थे वो भी उनके रोल मॉडल में से आते हैं। सैयद अमीर अली उनके रोल मॉडल में से थे। अब ये वो लोग हैं जो मॉडर्निस्ट वर्जन ऑफ द इस्लाम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो
पान इस्लामाइजेशन के अगेंस्ट में लिबरल वर्जन जो है वो उसे क्या कर रहे थे, उनके लिए काम कर रहे थे। तो लिहाजा एक चीज़ तो हमें ये भी समझ आ गई कि अयूब खान जो है वो ऑर्थोडॉक्स किस्म के मुसलमान नहीं थे, वो एक लिबरल किस्म के मुसलमान थे। तो जब वो लिबरल थे तो लिहाजा उसकी जो पॉलिसीज़ के अंदर वो झलक जो नज़र आएगी आपको, वो भी बिल्कुल ही नज़र आएगी। एक तो हम आ जाते हैं सबसे पहले 62 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर, कि 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको पहली बात तो ये होगी कि हमारा ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे पाकिस्तान के अंदर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या किया जाता है, माना जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन उस ज़माने के हमारे जो चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो थे जस्टिस शहाबुद्दीन साहब, उसकी अंडर में एक कमीशन बनाया गया, उसने ये कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन 250 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल था और फर्दर जो है वो 12 हिस्सों के अंदर, 12 पार्ट्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया और 3 शेड्यूल के अंदर हमने इसे क्या किया, तकसीम किया। पाकिस्तान का नाम जो 1956 के अंदर रखा गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें से उसके बिल्कुल ही उलट इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान के नाम में से इस्लामिक रिपब्लिक के वर्ड जो हैं वो क्या किए गए, ख़त्म किए गए। पहले तो आपको ये देखना होगा कि जब आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ द पाकिस्तान का नाम ही पूरा चेंज कर देते हैं तो वहीं से ही आपको जो आपका जो इस्लामिक आइडियोलॉजी या इस्लामिक आपकी फॉलोइंग पैटर्न जो है, वहीं से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अयूब खान की जो इस्लाम को लेकर जो उनकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो किस तरह से थी। लेकिन यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो पाकिस्तान स्टडीज़ की या हिस्ट्री की जो हमारी बुक्स होती हैं उनमें ये कहा जाता है कि 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान का नाम तब्दील किया गया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। 62 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ उस नाम को कंटिन्यू रखा गया था, यानी कि जब 56 के अंदर पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया तो उस नाम को तब्दील याह्या खान ने नहीं, अयूब खान ने नहीं, बल्कि इस्कंदर मिर्ज़ा ने किया था अक्टूबर 58 के अंदर, एक अपने प्रेसिडेंशियल आर्डर के थ्रू मार्शल लॉ से तकरीबन चंद हफ्ते पहले। 62 का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इस्कंदर मिर्ज़ा के उस नाम को क्या करता है, कंटिन्यू रखता है। लिहाजा इसके अंदर एक दूसरी जो हमें ज़्यादा जो क्या कहते हैं कि एक लॉजिकल बात जो नज़र आती है वो ये भी नज़र आती है कि जनवरी 1959 के अंदर जब अयूब खान साहब ने जब वो कराची बार को एक खिताब किया, पहली मरतबा ये वो आइन के ऊपर उन्होंने बात की, लेकिन उस आइन के अंदर उसने बात तो मुकम्मल एक डिटेल के अंदर की कि भाई हमारा आइन किस पैटर्न का होगा, क्या होगा। उस पूरी आप अगर उसका एड्रेस आप पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको ये नज़र नहीं आएगा कि हमारे उस आइन के अंदर, आने वाले आइन के अंदर जो इस्लामिक प्रोविजन होंगी वो किस किस्म की होंगी, आया कि उसके अंदर इस्लाम की जो गुंजाइश होगी वो किस किस्म की होगी। तो लिहाजा उस एड्रेस के बाद जो है वो अयूब खान साहब के ऊपर बहुत बड़ी तनकीद की गई। तो उसी तनकीद के नतीजे में ही जो है वो दिसंबर 1959 के अंदर जो है वो क्या किया गया, एक छोटी सी स्टेटमेंट दी गई कि पाकिस्तान का आइन जो होगा वो उसके अंदर ऐसे कवानीन बिल्कुल नहीं होंगे जो इस्लाम की रूह से क्या करते हों, मुखालफत करते हों। तो लिहाजा इस वजह से यानी कि अयूब खान साहब का जो आपको पूरा जो बेंट ऑफ माइंड नज़र आता है वो एक लिबरल किस्म का नज़र आता है। तो आगे अगर आप देखेंगे तो अयूब खान साहब ने एक जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक फैमिली लॉ आर्डिनेंस जो है वो भी नाफिज करवाया 1961 के अंदर। अब ये लॉ आर्डिनेंस के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसकी रिपोर्ट जो है ये 56-57 के अंदर ही पहले आ चुकी थी, लिहाजा ये इम्प्लीमेंट पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अयूब खान के टाइम के अंदर किया गया। इस फैमिली आर्डिनेंस को उस ज़माने के अंदर बड़े सगीर की बहुत ही ज़्यादा मोस्ट प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन जो है वो ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ के तौर पर कहा जाता था उस ज़माने के अंदर। तो इसके अंदर ये चीज़ थी कि भाई आप जब शादी करते हैं या आप डाइवोर्स करते हैं तो दोनों के अंदर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का जो लॉ है उसका जो है वो इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप शादी करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, अगर आप डाइवोर्स देते हैं तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जिस तरह से आजकल हमारे पास रजिस्ट्रेशन होती है ऐसा बिल्कुल ही नहीं। उसके अंदर ये चीज़ थी कि भाई अगर आप डाइवोर्स करते हैं तो आपको कोर्ट के अंदर उसकी प्रॉपर जो है वो क्या करनी होगी, एक एविडेंस देनी होगी और कोर्ट इन्वेस्टिगेट करेगी कि आया कि जो आप एविडेंस या जो बात आप कह रहे हैं वो रियलिटी के साथ मैच भी करती है या नहीं। यानी कि कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट आपकी शादी के अंदर भी है, कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट आपकी डाइवोर्स के अंदर भी है।
अगर आप सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज करते हैं तो उसके अंदर आपकी पहली बीवी की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए, कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए। तो लिहाजा उस ज़माने के अंदर जितनी भी पाकिस्तान के अंदर वमेन एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उसने इस लॉ को बहुत ही ज़्यादा यानी कि क्या किया, अप्रिशिएट किया। दूसरा, अयूब खान साहब ने मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा काम जो किया वो ये भी किया अपने दौर हुकूमत के अंदर कि लाहौर के अंदर एक उल्मा अकेडमी का क़याम रखा गया। इस अकेडमी के अंदर ये चीज़ थी कि भाई मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है वो पाकिस्तान के जो है वो जिस तरह से एक अच्छी यूनिवर्सिटी क्या करती है, एंट्री टेस्ट लेती है, उसके बाद एक पूरा प्रोसीजर होती है, उसमें से गुजार कर इन द एंड एक जो है वो एक वेल लर्नड जो है वो आदमी जो है वो वहाँ से तैयार करके आपको दे देती है। तो उल्मा अकेडमी भी इसी किस्म का एक इंस्टीट्यूट था जो हमारे उल्मा को जो है वो ट्रेंड करता था इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबली सतह के ऊपर। लेकिन बात लोगों का ये भी मानना है कि ये उल्मा अकेडमी इस वजह से बनाई गई कि अयूब खान साहब जो है वो अब यानी कि जो इस्लामिक जो हमारे ग्रुप हैं उन्हें अपनी फेवर के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना चाहते थे। तो इस वजह से वो पाकिस्तान के अंदर मौलवियों के अंदर ख़ास तौर पर एक ऐसी क्लास चाहते थे जिसके अंदर जो है वो उनका जो वर्जन ऑफ इस्लाम है उसे क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। तो लिहाजा इस वजह से ये हो सकता है ये बनाई गई हो। उसके बाद जो दूसरा बड़ा काम है अयूब खान साहब की पूरे इस टाइम के अंदर वो आपको नज़र आता है फैमिली प्लानिंग कमीशन। फैमिली प्लानिंग कमीशन यकीनन आप समझते होंगे कि अयूब खान साहब के टाइम पीरियड से पहले भी मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अयूब खान साहब के टाइम के अंदर फैमिली प्लानिंग कमीशन को एक मिनिस्ट्री की लेवल दी गई थी, फुल फ्लेज मिनिस्ट्री का एक दर्जा दिया गया था। तकरीबन $284 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम किया गया, जिसके अंदर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाए गए कराची लाहौर के अंदर। उस रिसर्च इंस्टीट्यूट को अंदर जो है वो लोगों को क्या कहते हैं कि अवेयर किया गया कि फ़ैमिली प्लानिंग कमीशन क्या होती है या फैमिली प्लानिंग क्या किसे कहते हैं हम। फिर यूनियन काउंसिल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक इसका स्टाफ जो है उसकी अपॉइंटमेंट की गई। फिर जो है वो यानी कि एक विजनरी जिस तरह से एक आदमी होता है कि भाई आने वाले 10 या 15 या 20 साल के बाद पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो किधर होगी, पाकिस्तान के रिसोर्सेज कहाँ होंगे। तो लिहाजा इस वजह से मेरे ख्याल में जो है वो पूरी प्लानिंग कमीशन जो है वो ये बनाई गई। अच्छा, इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर एक दूसरी डेवलपमेंट ये भी हुई कि पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है इट वाज शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। एक नया शहर इस्लामाबाद के नाम से जो है वो हम लोगों ने बनवाया 59 के अंदर। इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ और उस अयूब खान साहब की तरफ से या उसके जितने भी मिनिस्टर्स थे कैबिनेट के, उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया गया वो ये दिया गया कि भाई कराची जो है वो क्लाइमेटिकली जो है वो कैपिटल सिटी के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ की पॉल्यूशन जो है वो इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं कि अच्छी नहीं है कि वहाँ पर एक कैपिटल सिटी या फॉरेन डेलीगेट्स को हम काम करवा सकें या उनसे हम मुलाकात कर सकें। उसके बाद ये भी कहा गया कि भाई पाकिस्तान बनने के बाद रिफ्यूजीज़ बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कराची के अंदर आ गए हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर ढाका से लोग जो आते हैं वो समंदर के रास्ते वो भी यानी कि कराची के अंदर ही आते हैं। तो लिहाजा उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है, वहाँ पर सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो लिहाजा ये हुकूमत की तरफ से जो है वो एक आर्ग्यूमेंट दिया गया। कुछ हद तक तो ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, लेकिन पॉलिटिकली जो है ये इसे जो है वो उस ज़माने के अंदर भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मिसाल के तौर पर कैप्टन आफाक रिजवी ने एक जगह पर लिखा है कि भाई कराची से इस्लामाबाद की जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल सिटी है ये पाकिस्तान यूनाइटेड पाकिस्तान के ताबूत के अंदर ये तीसरी कील थी जो अयूब खान ने लगाई। यानी कि पहली को वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल लैंग्वेज, दूसरी को वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वन यूनिट का बनना, तीसरी को वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कराची से इस्लामाबाद की ट्रांसफॉर्मेशन। बंगालियों के अंदर बहुत बड़ी एहसास कमतरी या एहसास महरूमी जो है वो इसके अंदर जो है वो डेवलप होती है। वो इस वजह से होती है कि एक आम बंगाली जो है, मिडिल क्लास का बंगाली या लोअर बंगाली जो है वो एक कश्ती के ऊपर बैठता है या किसी जहाज़ के ऊपर बैठता है, ढाका से निकलता है और सीधा कराची के अंदर आ जाता है। बहुत ही चीप फेयर के अंदर जो है वो पाकिस्तान की इस विंग के अंदर आ जाता है। लेकिन जब आप कराची से चले जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो ढाका से आने वाला जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास का आदमी जो है वो पाकिस्तान के कैपिटल सिटी तक उसकी एक्सेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हालांकि अयूब गवर्नमेंट ने जो है वो एक सब्सिडी दी थी इस्लामाबाद से ढाका की तरफ, जो हमारी जो PIA की
जो क्या कहते हैं कि फ़्लाइट्स हुआ करती थी, फ़्लाइट्स के अंदर जो है वो सब्सिडी दी गई। लेकिन ज़ाहिरी बात है एक मिडिल क्लास आदमी या एक लोअर क्लास आदमी जो है वो जहाज़ के अंदर तो क्या ट्रेन भी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लिहाजा इस वजह से उनकी एक्सेस इस्लामाबाद तक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। तो ये बंगालियों ने इसका जो है ना क्या कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल यूज़ भी किया बाद में। अब इस्लामाबाद शहर को बनाने के लिए या उसकी पूरी प्लानिंग करने के लिए 3 लोगों के ऊपर एक कमेटी बनाई गई, जिसके जो चेयरमैनशिप जो दी गई वो एक यूनान का एक इंजीनियर वहाँ से एक हमने इंपोर्ट किया, जिसका नाम था डोग्जिएट्स साहब थे। डोग्जिएट्स जो है वो एक इंजीनियर तो थे ही, लेकिन टाउन प्लानिंग के अंदर उसकी एक्सपर्टीज़ थी। तो लिहाजा अयूब खान साहब ने उस बंदे को जो है वो एक काम असाइन किया। उस बंदे ने जो है वो अपर पंजाब के अंदर रावलपिंडी के बिल्कुल ही नज़दीक जीटी रोड के ऊपर, और यूँ समझ लीजिए कि बिल्कुल ही एक सूटेबल जगह के ऊपर जो है वो उसने तकरीबन 910 स्क्वायर किलोमीटर की सरज़मीन के ऊपर एक शहर बनाया जिसे आप इस्लामाबाद कहते हैं। इस शहर को क्योंकि पानी की एक्सेस जो है वो उस टाइम जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो इस वजह से जो इंडस रिवर से निकलने वाली जो सोहान रिवर है, सोहान रिवर के अंदर एक डैम बनाया गया जिसे हम क्या कहते हैं सैम्बली डैम। सैम्बली डैम भी उसी ज़माने के अंदर बनाया गया था और इसी डैम के थ्रू जो है वो इस्लामाबाद को पानी दिया जाता था। तो उस ज़माने के अंदर ये भी कहा गया या यानी कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से लोगों को बाउंड किया गया कि जो सबसे बड़ी जो आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 12 स्टोरी होनी चाहिए। 12 स्टोरी के से ज़्यादा ऊपर जो है वो अलो नहीं किया गया। 1959 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली कराची से शिफ्ट होती है रावलपिंडी, जो कि हमारा टेम्पररी कैपिटल सिटी रहा कुछ टाइम के लिए, और बाद में 65 के अंदर नेशनल असेंबली ट्रांसफ़र की जाती है इस्लामाबाद। सबसे पहला जो डिपार्टमेंट हमारा इस्लामाबाद के अंदर गया उसे हम कहते हैं कस्टम डिपार्टमेंट। और मिनिस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ हमारी वो पहली मिनिस्ट्रीज़ थी जो कि मूव करती हैं इस्लामाबाद। अब ये वो सारी डेवलपमेंट्स थी जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया। अब इन तमाम डेवलपमेंट्स के बाद दूसरी जो मेजर डेवलपमेंट आपको नज़र आती है वो है पाकिस्तान के अंदर बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। अब ये जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम को समझने से फिर मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर जो फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है या पॉलिटिकली जो सर सैयद अहमद खान की अयूब खान साहब की जो इंस्पिरेशन थी उसे हम ये यानी कि फ्रेंड्स आर नॉट मास्टर के अंदर ये लिखा गया है कि वो थॉमस जेफरसन से जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ करते थे। और थॉमस जेफरसन वो आदमी थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकिंग बॉडी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नाम है जेफरसन का। और यूएस के जो है वो थर्ड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी रहे। तकरीबन 1801 से लेकर 1809 तक वो अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये साहब जो है वो जेफरसन डेमोक्रेसी की बात करते थे और रिपब्लिकनिज्म का जो है वो एक कॉन्सेप्ट यही आदमी आपको देते हैं। ह्यूमन राइट्स की ये बात करते थे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अयूब खान साहब ने जो है वो अमेरिकन इलेक्टोरेट कॉलेज से मुतासिर होकर पाकिस्तान के अंदर एक नया निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसे हम कहते हैं बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जिक्र किया था कि इस्कंदर मिर्ज़ा जो है वो ये कहते थे कि मुझे डेमोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान की आवाम जो है उसके अंदर इतनी शऊर नहीं है, सियासी शऊर नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट के बगैर जो है वो काम कर सकें। तो लिहाजा अयूब खान साहब जो हैं वो भी उसी पैटर्न के एक नज़रिया रखने वाले आदमी थे। उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो एक कंट्रोल डेमोक्रेसी के अंदर तो काम कर सकती है, लेकिन फुल फ्लेज डेमोक्रेसी के अंदर उसका रहना या उसका जो काम करना या बिहेव करना जो है वो नहीं है। लिहाजा हम ये देखते हैं कि इंडोनेशिया के सुकार्नो, प्रेसिडेंट सुकार्नो की जो आपको मिलता है गाइडेड डेमोक्रेसी की एक फ़िलासफ़ी जो नज़र आती है वो भी यही कहते थे। तो गाइडेड डेमोक्रेसी की आपको बेसिक डेमोक्रेसी के फॉर्म के अंदर आपको एक कंट्रोल डेमोक्रेसी का वर्जन आपको नज़र यही आता है कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिस सिस्टम के अंदर आप ने सिर्फ 80,000 लोगों को जो है वो एक
डेमोक्रेटिक राइट दिया, राइट टू वोट जिसे आप कहते हैं, वो आपने दिया। फिर वो 80,000 लोग, बाद में ये बढ़कर 1,20,000 भी हो गए। फिर 80,000 लोग जो हैं ये आपकी क्या कहते हैं कि इनडायरेक्टली क्या करते थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करते थे, इलेक्ट करते थे, जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसी तरह से यानी कि 5 टियर प्रोग्राम इनिशियली ये था, बाद में इसके अंदर स्ट्रक्चरल क्या कहते हैं कि चेंजेस भी हुई। बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपको यूनियन काउंसिल नज़र आती है, आपको जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर थाना काउंसिल नज़र आती है, फिर इधर आपको तहसील काउंसिल नज़र आती है। इसी तरह से आपको नज़र आती है बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के ऊपर आपको नज़र आती है प्रोविजनल डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल। तो इन 5 टायर्स के ऊपर ये सिस्टम काम करता था। अगर आप यूनियन काउंसिल की बात करते हैं तो यूनियन काउंसिल 15 लोगों के ऊपर जो है वो एक मुश्तमिल काउंसिल थी, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो 40 लोगों के ऊपर काम करती थी, डिविजनल काउंसिल 45 लोगों के ऊपर काम करती थी। हमारी जो यूसी और डिस्ट्रिक्ट जो आपकी यानी कि ये 2 टेयर जो हैं, इसके अंदर इन्हें यानी कि एक स्पेसिफाइड यानी कि यूनियन काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो फंक्शंस हैं वो स्पेसिफाइड फंक्शंस हैं। बाकी जो 3 टेयर्स आपको नज़र आती हैं इनकी कोऑर्डिनेटिव फंक्शन है, इनके यानी कि आपको स्पेसिफाइड फंक्शंस नज़र नहीं आते। प्रोविजनल डेवलपमेंट एडवाइजरी के अंदर जो लोग मुश्तमिल होते थे, उन्हें जो उनकी जो सिलेक्शन होती थी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते थे, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर्स, यानी कि जो सूबों के जितने भी आपके गवर्नर, ऑब्वियसली उस ज़माने के अंदर 2 ही सूबे थे, तो वही आपको क्या करते हैं, रिकमेंड करते थे। तो इस तरह से यानी कि ये आपका एक सिस्टम था जो कि आपको क्या करता था, काम करता था। इन्हीं के थ्रू जो है वो आपकी सूबाई इलेक्शन होते थे, सूबाई असम्बली के इलेक्शंस, नेशनल असम्बली के इलेक्शन, और फिर आपकी यही लोग क्या करते थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को मुंतखब करते थे। तो लिहाजा 1 वोट और 1 मैन 1 वोट का जो क्या पाकिस्तान के अंदर जो जिसे आप एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, वो 1970 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया गया है। तो लिहाजा पहले ये आपकी बेसिक डेमोक्रेट्स ही हुआ करते थे। पहली जो इनकी इलेक्शन हुई है वो दिसंबर 1959 के अंदर हुई है। अब इसके अलावा यानी कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के अलावा जो चीज़ आपको नज़र आती है वो दूसरी ये नज़र आती है कि अयूब खान साहब के टाइम पीरियड के अंदर हिंदुस्तान के साथ हमारी एक ट्रीटी हुई, एक मुआहदा हुआ, जिसे आप क्या कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान साइन होती है, ये सितंबर 1960 के अंदर हुई, यानी कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अयूब खान साहब ने जो है ये साइन किया। ये जो आपकी ट्रीटी है, इस ट्रीटी को समझने से पहले आप ये देखें कि यहाँ पर आप इस मैप के अंदर आपको समझना आसान हो जाएगा कि पहले तो भाई इंडस वाटर जो है बेसिकली ये आपका जो सिंधु नदी जिसे आप कहते हैं, ये सिंधु नदी जो है ये एशिया की चंद जो लार्जेस्ट रिवर्स हैं उनमें से एक हैं। यानी कि ऑब्वियसली ये एशिया की सबसे बड़ी नहीं है, तो एशिया की सबसे बड़ी अगर आप बात करेंगे तो आपको गंगेज रिवर चाइना का नज़र आएगा जो एशिया का सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर आप बात करेंगे तो आपको ऑब्वियसली इंडस ही नज़र आएगा जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा है। तो ये इंडस रिवर जो है ये स्टार्ट होता है तिब्बत से और ये कंटिन्यू जाकर सिंध के अंदर ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्या होता है, अरेबियन ओशन के अंदर ख़त्म हो जाता है। इस मैप के अंदर बिल्कुल टॉप के ऊपर आप जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये आपको बताता है कि ये इंडस रिवर का फ़्लो है जो कि कुछ चाइना के हदूद में से आता है, फिर जो है वो ऑक्यूपाइड कश्मीर से आता है, फिर आपको ये वो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, फिर ये आपको नज़र आता है पाकिस्तान के हदूद में से। ये जब पंजाब के अंदर आता है तो वहीं पर पंजनद के अंदर यानी कि लगभग उच्च शरीफ के बिल्कुल नज़दीक कोट मिठन के पास, वहीं पर जो है ये आपको नज़र आता है कि इसके अंदर कुछ दूसरी छोटी छोटी रिवर्स हैं जो वो भी क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो इसे आप क्या कहते हैं, इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज़ कहते हैं। अब क्योंकि ये जो इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये हमारा जो इंडस जो है वो भी ऑब्वियसली हिंदुस्तान से ही आता है, ये छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं इनकी जो कनेक्टिविटी है वो भी हिंदुस्तान के हदूद के अंदर भी है। तो लिहाजा ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये एक इशू हुआ कि भाई अप्रैल 1948 के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ी मिकदार के अंदर पानी जो है वो इंडिया ने जो है वो बंद कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो एग्रीकल्चरल क्राइसिस जो है वो क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिहाजा इन क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया ने एक क्या की, एक ट्रीटी की जिसे हम क्या कहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है इन तकरीबन 6 दरियाओं को क्या करता है, इंक्लूडिंग इंडस 6 दरिया हैं, उनमें से
3 जो है वो डिवाइड करके दे देता है इंडिया को, और 3 जो है वो रिमेनिंग आपको दे देता है पाकिस्तान को। अब ये वाला जो हमारा मैप है, इसके अंदर आप इसे आसानी के साथ समझ सकते हैं कि भाई इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 जो हैं दिए गए हैं पाकिस्तान को, रावी, ब्यास और सतलज जो हैं ये तीनों दिए गए हैं इंडिया को। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये पूरा जो आपका क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा जो हमारा इंडस रिवर है, इंडस रिवर के ये सिर्फ 6 ही दरिया हैं। इंडस रिवर के अंदर और भी आपको बहुत सारे माइनर रिवर्स नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर खुर्रम रिवर भी नज़र आता है, काबुल रिवर भी नज़र आता है, आपको गोमल भी नज़र आता है, आपको गिलगित रिवर भी नज़र आता है। लेकिन पाकिस्तान का जो इशू था वो बेसिकली इन 6 के साथ, हिंदुस्तान के साथ रिलेटेड था। बाकी जो हैं उनके ऊपर पाकिस्तान को ऐसा इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, या इवन इंडिया को भी उनके ऊपर इतनी प्यारा प्रॉब्लम नहीं थी। तो लिहाजा इन 6 के साथ हमारा क्या होता है, एक प्रॉब्लम जो है वो हिंदुस्तान के साथ हुआ। अब 1951 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मीडिएशन का किरदार अदा किया। उस ज़माने के अंदर हम वर्ल्ड बैंक को कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते थे। तो लिहाजा इस वजह से ये जितने भी वाटर क्राइसिस थे पूरी दुनिया के अंदर, तो उसके अंदर वर्ल्ड बैंक की एक बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती थी। यानी कि अगर आप ये देखते हैं कि फ़िलिपाइन और चाइना के दरमियान अगर होता है तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड बैंक ही नज़र आती है। अगर आपको ये मैक्सिको और यूएस के साथ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको वर्ल्ड बैंक नज़र आती है। फिर इसी तरह से अगर आप इसराइल, जॉर्डन की देखते हैं तो वहाँ पर आपको यही नज़र आती है। तो इसी वजह से यानी कि वर्ल्ड बैंक यहाँ पर भी क्या कर दिया, इन्वॉल्वमेंट कर दिया। 1951 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने एक कमीशन बनाया, और उस कमीशन की जो चेयरमैनशिप जो दी गई वो डेविड लिलिंथन को दी गई। लिलिंथन साहब जो थे वो उसने एक इंडिया पाकिस्तान दोनों का विज़िट किया। 52 के अंदर उसने एक रिपोर्ट दी, और उसने ये सजेस्ट किया कि भाई ये जो आपका मसला है ये क्या हो सकता है, हल हो सकता है। तो लिहाजा पाकिस्तान ने उस रिपोर्ट को क्या किया, 52 के बाद रिजेक्ट किया, और इसी तरह से 52 से कंटिन्यू 1960 तक पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की यानी कि वर्ल्ड बैंक की इंस्ट्रक्शन नहीं मानी। तो लिहाजा 1960 के अंदर जब अयूब खान साहब आए तो उसने इस मसले को एक मुकम्मल तौर पर हल करने की कोशिश की, जो कि उसने फाइनली जो है वो सितंबर 1960 के अंदर किया। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान, अच्छा, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन हुई पाकिस्तान के ऊपर वो तकरीबन 10 साल के बाद होती है। यानी कि 1970 के बाद ये ट्रीटी पाकिस्तान के ऊपर नाफिज की गई। इसके अंदर आप ये देखें कि ये 10 साल जो पाकिस्तान को दिए गए वो इस वजह से दिए गए कि पाकिस्तान के पास ना तो कोई उस ज़माने के अंदर डैम था, ना ही पाकिस्तान के पास जो कैनाल सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डेवलप था। लिंक कैनाल हमारे पास बहुत ज़्यादा वीक हुआ करते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान को 10 साल दिए गए कि इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो है वो पाकिस्तान जो है वो क्या करे, ये सारी चीज़ें डेवलप करे। आप देखें कि अयूब खान साहब के टाइम के अंदर जितने भी आपके क्या होते हैं डैम बनते हैं, तरबेला डैम या बाकी दीगर डैम्स जो बनते हैं वो 1960 के बाद बनते हैं, क्योंकि 1960 और 70 के दरमियान ये 10 साल वाला टाइम पीरियड ही था। यानी कि गुड्डू बराज की कंस्ट्रक्शन आप देखें या बाकी तमाम चीज़ें इस 10 साल के अंदर ही आपको नज़र आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाज बाउंड टू डू सो। तो इस वजह से पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें करता है। अच्छा, दूसरी बात ये भी हमें नज़र आती है कि ये जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी को आप कहते हैं कि पार्टीशनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। इसे हम ये नहीं कहते हैं कि भाई शेयरिंग ऑफ वाटर, जिस तरह से इंडिया और बांग्लादेश करता है। इंडिया और बांग्लादेश के बे ऑफ बंगाल के अंदर जो उनकी यानी कि क्या कहते हैं कि एक एग्रीमेंट जो साइन किया गया, तो उसे आप क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ वाटर कहते हैं। इसे आप शेयरिंग ऑफ वाटर नहीं करते, क्योंकि शेयरिंग ऑफ वाटर और पार्टीशनिंग ऑफ वाटर के अंदर एक फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि शेयरिंग ऑफ वाटर आप तब यूज़ करते हैं जब आप उसके अंदर क्लाइमेटिक फैक्टर को इन्वॉल्व करें। मिसाल के तौर पर कि भाई पानी क्लाइमेट जैसा ही हो, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता अगर 2020 के अंदर पानी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मुकम्मल तौर पर कम हो जाता है इंडस के अंदर, तो पाकिस्तान ये बाउंड नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो 20 लाख क्यूसिक 15 लाख क्यूसिक जो है वो इतना पाकिस्तान को एनी हाउ मिनिमम पानी जो है हिंदुस्तान को देना है। यानी कि उसका मतलब ये है कि पानी है तो पाकिस्तान देगा, नहीं है तो नहीं देगा। तो क्लाइमेट फैक्टर की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं कि पार्टीशनिंग, कि भाई आपको जो 3 दरिया हमने दिया उसके अंदर जितना पानी होगा वो आपका, हमारे पास जो है 3 दरिया उसके अंदर जितना होगा वो हमारा। तो इस तरह से यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ वाटर इसे हम नहीं कहते।
ये जो हमारी जो ट्रीटी है, इसे ये कहा जाता है कि दुनिया के अंदर द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी कहा जाता है। वो इस वजह से इसे कहा जाता है कि 1960 के बाद, यानी कि 65 के अंदर हमारी जंग हुई, उसके बाद 71 के अंदर हम इंडिया के साथ हमारी जंग हुई, फिर ज़िया-उल हक साहब के टाइम के अंदर छोटी छोटी झड़पें होती रहीं, फिर कारगिल का इशू हुआ, कारगिल के बाद जो है वो मुशर्रफ साहब के टाइम पीरियड के अंदर छोटी छोटी झड़पें तो मोस्टली होती रहती हैं। इन तमाम के अलावा इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आज तक आपको नज़र आती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है बोथ साइड की तरफ से। कभी कभी आपको वायोलेशन भी नज़र आती है, लेकिन वो वायोलेशन आपको उस लेवल तक नज़र नहीं आती जितनी कि आपको दुनिया की दूसरी ट्रीटीज़ के साथ, वाटर ट्रीटीज़ के साथ ख़ास तौर पर नज़र आती है। कि भाई जिस तरह से चाइना करता है कि भाई चाइना में से जितने भी रिवर होकर दूसरे ममालिक की तरफ जाते हैं, मिसाल के तौर पर ब्रह्मपुत्र है हिंदुस्तान का, तो उसके अंदर वो चाइना अपनी मर्ज़ी के साथ पानी देता है उससे। तो इस वजह से यानी कि ये आपको ये नज़र आता है कि ये ट्रीटी जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी है। अब इस ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तनकीद भी की जाती है कि अयूब खान साहब ने जो है वो अपने ही 3 दरिया जो है वो हिंदुस्तान को बेच दिए। इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू के ऊपर भी तनकीद की जाती है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी छोटी सी 12 आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल जो है वो एक ट्रीटी साइन कर ली, जिसके अंदर हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पानी के ऊपर जो डोमिनेंसी हुई वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो दोनों लीडर्स के ऊपर दोनों अपने स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर जो है वो तनकीद भी होती रहती है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इस ट्रीटी के अंदर ऐसा जितना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि जो हम 3 दरिया जो देते हैं उसे, तो उस 3 दरिया के अंदर जो टोटल इंडस का जो फ़्लो हम हिंदुस्तान को देते हैं उसके अंदर कितना है, 19.5 या 19.8 जो है वो % पानी हम हिंदुस्तान को देते हैं, और बाकी जो हमारा रिमेनिंग वाटर है वो हमारे पास ही होता है। अब जो हमारी ये जो इंडस के ऊपर बिल्कुल जो आज़ाद कश्मीर के अंदर या ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो हिंदुस्तान जितने भी यानी कि वहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, डैम बना रहा है या बाकी दीगर कैनाल्स वगैरह बना रहा है, तो उसके अंदर भी एज सच हम जो है वो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान को इतना ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं देते, क्योंकि हम फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर चले जाते हैं, हम जो है वो दीगर जो है वो फोरम्स के ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है वो हिंदुस्तान को ज़्यादा इतना फ्री जो है वो एक्सेस नहीं देते। तो लिहाजा मेरे ख्याल में इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा पाकिस्तान के लिए यूज़फुल हो सकती है। अब इसके अंदर यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान की अगर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, तो उसमें मेरे ख्याल में अयूब खान का कोई कसूर नहीं है या उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू का कोई कसूर नहीं है। उसके अंदर अयूब खान के बाद जितने भी हमारे लीडर्स आए हैं, हो सकता है उन तमाम का कसूर हो, हमारी जितनी भी गवर्नमेंट्स बनी है उन तमाम का कसूर हो सकता है, क्योंकि इतनी तकरीबन 50-60 साल हो गए हैं इस पूरी आपकी ट्रीटी को। उसके बाद पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है, पाकिस्तान की जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो आपको ये नज़र आती है कि तकरीबन 20 से 30 दिन तक पाकिस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। उसके बदले में अगर आप हिंदुस्तान की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी देखें इस ट्रीटी के बाद जो उन लोगों ने बनाई है वो कितनी है, 120 डेज से लेकर 220 डेज़ तक उनकी वाटर कैपेसिटी है। तो लिहाजा अगर हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी डेवलप नहीं की तो उसमें इस ट्रीटी की कोई भी यानी कि कसूर नहीं है, हमारी आने वाली गवर्नमेंट्स का ही कसूर है। तो लिहाजा इस तरह से यानी कि अगर आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स की अगर आप देखें तो उनकी जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी आपको नज़र आती है वो तकरीबन 850 से लेकर 950 के दरमियान आपको नज़र आती है डेज़ की, कि वो इतना स्टोर पानी कर सकते हैं। तो अयूब खान साहब के बाद डैम्स बनाने का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ और बहुत सारे डैम जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अंदर जो है वो कंप्लीट हुए। मिसाल के तौर पर तरवेला डैम की जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो अयूब खान के टाइम के अंदर हुई, लेकिन उसकी कंप्लीशन जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पीरियड के अंदर होती है। तो इसी तरह से यानी कि हमारी जो क्या कहते हैं कि डैम के ऊपर भी हम सियासत करते हैं कि मिसाल के तौर पर कालाबाग डैम का अगर आप इशू देख लें, पहले तो इसे पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए था। अगर ये पॉलिटिकल हो गया है, इसके ऊपर जो है वो आपकी पंजाब के अलावा दीगर सूबों ने एतराज़ किए हैं, तो मेरे ख्याल में हमें कोई अल्टरनेटिव इसका ढूंढना चाहिए था, जो कि हम 60 सालों के अंदर ढूंढने के अंदर नाकाम गए हैं। 2020 के अंदर फिर हम अगेन वही कहते हैं कि भाई कालाबाग डैम, हम छोटे डैम्स की तरफ भी जा सकते हैं, हम उसका कोई अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम जो है वो एक ही चीज़ को बैठ कर पकड़ जाएं।
तो लिहाजा ये वो सारी डेवलपमेंट हैं जो अयूब खान साहब के टाइम के पीरियड के अंदर क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसे आप कहते हैं कि सदारती इंतखाबात 1965 के अंदर हुए। इस सदारती इंतखाबात के अंदर आपको दो पॉलिटिकल फोरम नज़र आते हैं। एक के अंदर आपको कन्वेंशन मुस्लिम लीग नज़र आती है जिसके कैंडिडेट बजाते ख़ुद अयूब खान साहब थे। कन्वेंशन मुस्लिम लीग ऐसे ही थी जैसे कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर एक सियासी जमात बनवाई। वो सियासी जमात यानी कि ज़ाहिर बात है मुशर्रफ के कहने के ऊपर बनी। उस सियासी जमात के अंदर वो लोग थे जो मुशर्रफ के ही नॉमिनेटेड थे। तो इसी तरह से कन्वेंशनल मुस्लिम लीग जो है वो भी अयूब खान साहब की ही एक यानी कि क्या कहते हैं कि मास्टर प्लान का एक हिस्सा था। उसका यानी कि उसके अपोजिट के अंदर या उसकी जो मुखालफत के अंदर या उसके सामने जो एक कोलेशन था उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंड अपोजिशन पार्टी कहते हैं। अब ये जो COP है ये 1964 के अंदर वजूद में आया। इसे वजूद में लाने के लिए जो जितनी भी काविशें की गई वो ख्वाजा नाज़िम सैयद साहब ने की। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब ने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों का एक दौरा किया। जितने भी हमारे बड़े बड़े जो उस ज़माने के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन तमाम को मोटिवेट किया। फिर जो है वो एक इत्तेहाद बना 1964 के अंदर। इस पूरे इत्तेहाद के अंदर जो लीडिंग आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ नज़र आती हैं उसके अंदर काउंसिल मुस्लिम लीग नज़र आती है, अवामी लीग नज़र आती है, आपको नज़र आती है नेशनल अवामी पार्टी नज़र आती है। इसी तरह से आपको निज़ाम इस्लामी पार्टी नज़र आती है और जमात इस्लामी नज़र आती है मौलाना मौदूदी की। अब ये इत्तेहाद जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि इनके जो लीडर्स हैं बहुत बड़े नाम हैं अपने दौर के। मुजीबुर रहमान एक बहुत बड़ा नाम, मुमताज़ दौलताना बहुत बड़ा नाम, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान जो अवामी लीग के एक बहुत एक्टिव एक या लीडिंग एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर काम करते थे, लेकिन बाद में मुजीबुर रहमान के साथ इनके इख्तलाफ हुए और इसने जो है वो क्या किया, सियासी जमात छोड़ी। इसी तरह से वली ख़ान साहब जो हैं वो उसके भी बाद में इख्तलाफ हुए भाषानी के साथ। और मौलाना मौदूदी उनकी एक अपनी एक क्या कहते हैं कि सियासी जमात थी। तो इसी तरह से यानी कि ये आपका जो पॉलिटिकल कोलिशन है ये बनता है 64 के अंदर। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जब इंतखाबात हुए तो इंतखाबात बनने से पहले यानी कि इन लोगों ने जो है वो आपको एक चीज़ नज़र आती है कि इसके अंदर आपको डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिशियन नज़र आती है इस कोलिशन के अंदर, कि भाई आपको बहुत ज़्यादा लिबरल भी नज़र आते हैं, सेकुलर नज़र आते हैं, आपको जो है वो राइटिस्ट भी नज़र आते हैं इसके अंदर। लेकिन एक चीज़ जो इन तमाम के अंदर मुश्तरका थी वो ये थी कि ये तमाम के तमाम जो है वो मिलिट्री डिक्टेटर के अगेंस्ट में क्या करते थे, एक ही सफ़ के अंदर क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से यानी कि ये लोग अपनी जो पूरी इलेक्शन कैंपेन होती है उस इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक 9 पॉइंट्स प्रोग्राम लेकर आते हैं जिसके अंदर लोगों की जो है वो बेसिक राइट के बारे में कहा गया, जिसके अंदर ये भी डिमांड की गई कि भाई डायरेक्ट इलेक्शन तो हो, यानी कि वो होनी चाहिए 1 मैन 1 वोट के बेसिस के ऊपर होनी चाहिए, सूबों को खुद मुख्तारी देनी चाहिए, सदर के पास इतने पावर्स नहीं होने चाहिए। और इन तमाम के साथ साथ ये भी कहा गया कि भाई कश्मीर का जो मसला है वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्लामिक प्रोविजन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो मुकम्मल तौर पर एक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब ये जो पूरा 9 पॉइंट्स फार्मूले को जो डिज़ाइन करने के अंदर जिस बंदे ने काम किया वो था चौधरी मोहम्मद अली साहब, जिसने इस पूरे को क्या किया, डिज़ाइन किया। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि भाई आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो भी डेवलप कर दिया, आपने एक इत्तेहाद भी बना दिया, लेकिन इलेक्शंस जैसे जैसे नज़दीक आती जाती हैं तो एक इशू इनके सामने ये हुआ कि भाई प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन होना चाहिए, यानी कि सदारती उम्मीदवार कौन होना चाहिए। तो लिहाजा सबसे पहले जो नाम दिया गया वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब का दिया गया। तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के ऊपर बहुत बड़े एतराज़ हुए। उन एतराज़ में से एक एतराज़ तो ये भी था कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन पैसिव नेचर के आदमी हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एज्ड हो चुके हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का पहला एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तो लिहाजा इस वजह से ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के नाम के ऊपर इतना ज़्यादा कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं हो सका। दूसरा नाम जनरल आज़म ख़ान साहब का भी आया। जनरल आज़म साहब के ऊपर बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्शन किया गया वो मौलाना भाषानी की तरफ से किया गया कि भाई हम ऐसे किसी भी आदमी के साथ जो है वो हमारा वो कैंडिडेट नहीं हो सकता ऐसा कोई भी आदमी
जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट 1958 की मार्शल लॉ के अंदर इन्वॉल्व हो। तो लिहाजा ख्वाजा आज़मुद्दीन साहब का जो है वो जनरल आज़म खान साहब का जो नाम है वो भी क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। ये कहा जाता है कि जब आज़म खान साहब का नाम यानी कि स्क्रीन के ऊपर आया, प्रिंट मीडिया के अंदर आया, तो अयूब खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि आज़म खान साहब की क्रेडिबिलिटी जो है वो बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और आज़म खान साहब का एक, क्योंकि आर्मी का बैकग्राउंड था, तो लिहाजा आर्मी के अंदर भी बहुत ज़्यादा सीनियर ऐसे लोग भी थे जो आज़म साहब से के साथ जो है वो काम करने को तरजीह देते थे। और उसे पता था कि क्या क्या मतलब स्ट्रांग पॉइंट्स क्या होनी चाहिए अयूब साहब की और वीक पॉइंट्स कौन सी हैं। तो इस वजह से यानी कि वो ज़्यादा पजल थे। तो जब अयूब खान साहब का जब आज़म खान साहब का जब नाम जो है वो क्या होता है स्क्रीन से गायब हो जाता है, तो अयूब खान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक उसे ये ख़बर मिलती है कि एक दूसरा कैंडिडेट उसके सामने आता है, जिसे हम कहते हैं मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में भी ये कहा जाता है कि शुरुआत के अंदर जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को कहा गया सदारती इलेक्शंस के लिए, तो उसने ये ऑफ़र कबूल करने से इनकार कर दिया। और क्योंकि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं था, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर उसने डायरेक्टली कभी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं की। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो है वो उस ज़माने की एक ऐसी एज के अंदर पहुंच चुकी थी जिसके अंदर वो एक एक्टिव कारकुन के तौर पर सामने नहीं आ सकती थी। लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि चौधरी मोहम्मद अली भाषानी, मुजीब साहब और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब, इन तमाम ने जो है वो उनके साथ एक मुलाकात की और फाइनली उन्हें जो है वो मोटिवेट किया। और इसी तरह से जो है वो अक्टूबर 64 के अंदर क्या हो जाती है, एक मुश्तरका जो है वो कैंडिडेट के तौर पर सामने आ जाती है। अब इनकी जब क्या कहते हैं कि एक फाइनल नॉमिनेशन आती है, तो हुकूमत की जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। डिस्टर्ब इस सेंस के अंदर हो जाती हैं कि फ़ातिमा जिन्ना, हालांकि उसको एक गैर सियासी एक क्या कहते हैं कि एक लेडी थी उस ज़माने के अंदर वो, लेकिन उसके बावजूद भी उसका गेस्चर या लोगों की जो उनके साथ अटैचमेंट, लोगों की उनके साथ जो लोगों का जो रिएक्शन था उनकी नॉमिनेशन के ऊपर, उसे लेकर हुकूमत के अंदर जो है वो एक क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा हुई। पहले तो ये कहा जाता है कि शुरुआत के अंदर अयूब खान साहब ख़ुद बहुत परेशान थे कि फ़ातिमा जिन्ना, एक तो आप फ़ातिमा जिन्ना के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, दूसरा ये कि आप फ़ातिमा जिन्ना को जिस तरह से हम पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, ये नहीं लगाते। तो फ़ातिमा जिन्ना के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि डिस्टर्ब थे। लेकिन बाद में जब पेशावर के अंदर जो है वो पहला अपना एक पब्लिक गैदरिंग की अयूब खान साहब ने, और उसके बाद स्लोली बाद में तो जो है वो फ़ातिमा जिन्ना को भी पाकिस्तान का गद्दार डिक्लेयर दे दिया गया। बहरहाल ये मुकम्मल तौर पर क्या कहते हैं कि एक आपकी एक हवा जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई। इसके साथ साथ जो आपकी अपोजिशन जो अलायंस है उसने एक बड़ा काम ये भी किया कि उन लोगों ने एक ऑब्जेक्शन लगाया नॉमिनेशन पेपर के ऊपर, अयूब खान की नॉमिनेशन जो की गई थी, क्योंकि अयूब खान साहब जो हैं वो, उसे कहा जाता है फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल से मुराद ये चीज़ होती है कि भाई आप कभी भी रिटायर नहीं होते। तो लिहाजा एक ऑब्जेक्शन ये था कि भाई जब आप फील्ड मार्शल हैं तो आप जो हैं वो कभी भी रिटायर नहीं होते, आप क्या हैं, आप इन सर्विस आदमी हैं, तो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप एक डायरेक्टली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी आपको पता ही होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जुडिशरी की तरह किस तरह से काम करता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये ऑब्जेक्शन जो है वो क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, और फाइनली पाकिस्तान के अंदर जो है वो 2 जनवरी 1965 को जो है वो नॉन पार्टी बेसिस के ऊपर पहले सदारती इंतखाबात हुए, जिसके अंदर जो है वो 80,000 लोगों ने इन्वॉल्व किया। अब यहाँ पर है टोटल आपका रिज़ल्ट। इस इलेक्शन रिज़ल्ट के अंदर जो है वो मिस फ़ातिमा जिन्ना को क्या होती है, शिकस्त होती है, और अयूब खान साहब जो हैं वो 63.31% वोट लेकर क्या होते हैं, पाकिस्तान के अगले सदर जो है वो मुंतखब हो जाते हैं। अगर आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी या डिवीज़न वाइज अगर आप बात करें तो आपको ये पता होगा कि वेस्ट पाकिस्तान में से कराची यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादातर वो लोग थे जो उर्दू स्पीकिंग लोग थे, और ज़्यादातर वो लोग थे जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए थे।
वहाँ पर अयूब खान साहब को क्या होती है, शिकस्त होती है, और वहाँ पर मिस फ़ातिमा जिन्ना, क्योंकि वो बज़ात ख़ुद कराची से थी, तो इस वजह से फ़ातिमा जिन्ना को वहाँ पर क्या होती है, फ़तह होती है। जबकि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर फ़ातिमा जिन्ना हर जगह पर जीतती है, लेकिन राजशाही के अंदर और खुलना के अंदर उसे क्या होती है, शिकस्त होती है। और क्योंकि इस पूरे कोलेशन के अंदर ज़्यादातर जो आप जो बड़े बड़े नाम देखेंगे वो ज़्यादातर बंगाली ही नज़र आएंगे आपको, तो इस वजह से शायद हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि अयूब खान जो है वो राजशाही और खुलना से इस वजह से जीत कर गए, क्योंकि अयूब की अपनी एक कैलकुलेशन यही थी कि भाई बंगाल के अंदर मुझे इतने ज़्यादा वोट्स नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा जो 1962 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर ये चीज़ थी कि भाई मैक्सिमम 4 लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो 2 तो हमें पता है और तकरीबन हर आदमी जानता है, मिस फ़ातिमा जिन्ना भी थी, उसके अंदर अयूब खान साहब भी थे। लेकिन 2 जो दूसरे कैंडिडेट हैं उसमें KM कमाल साहब थे जिसने 83 वोट्स हासिल किए, दूसरे मियाँ बशीर अहमद साहब हुआ करते थे, उसने यानी कि 65 वोट्स लिए, तकरीबन 810 वोट जो हैं वो क्या होते हैं, इस इलेक्शन के अंदर रिजेक्ट हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद अयूब खान साहब जो हैं वो अपनी क्या कहते हैं कि आखिरी फ़ेज़, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 4 फेसेस के अंदर उसका दौर हुकूमत है, तो लास्ट फेज़ के अंदर क्या होते हैं, वो इंटर होते हैं। अयूब खान के इस 4 फेस के अंदर एक चीज़ जो मुश्तरका रही है वो ये रही है कि अयूब साहब की पूरे टाइम के अंदर कभी भी उनकी जो कैबिनेट है वो 12 मिनिस्टर से ज़्यादा नहीं हुई, यानी कि उनका ये था कि कैबिनेट की जो मिनिस्ट्रीज़ होनी चाहिए वो मैक्सिमम 12 होनी चाहिए, और 12 के अंदर भी आपको ये जो आपको एज ए पॉलिटिशियन आपको नज़र आएंगे, उस ज़माने के अंदर बहुत कम लोग एज ए मिनिस्टर के तौर पर काम करते थे। ज़्यादातर जो लोग होते थे वो फील्ड एक्सपर्ट होते थे, यानी कि अगर आपने फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर अगर आपने किसी को तैनात करना है तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि एक्सपर्ट होना चाहिए, या अगर आपने लॉ मिनिस्टर बनाना है तो वो ऐसे आदमी को होना चाहिए जो कि पहले जिसकी लॉ के अंदर बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ हों। तो इसी तरह से यानी आपको दूसरी बात जो एक इन पूरे 10-11 सालों के अंदर ये नज़र आती है वो ये भी नज़र आती है कि अयूब खान की कैबिनेट के अंदर ज़्यादातर जो लोग थे वो कहाँ से थे, वेस्ट पाकिस्तान से थे, क्योंकि अयूब खान साहब यानी कि ये ओपनली कहते थे कि भाई बंगाली जो हैं वो बंगाली होकर सोचते हैं सबसे पहले, और बंगाली जो है वो पाकिस्तानी होकर नहीं सोचते। तो लिहाजा इस वजह से उनका जो कैबिनेट के अंदर होना है वो मेरे लिए और पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो उनके इस पूरे टेन्योर के अंदर आपको एक बंगाली नज़र आता है जिसे आप क्या कहते हैं, मोहम्मद अली बोगरा, जो कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो लिहाजा मोहम्मद अली बोगरा जो है वो पाकिस्तान के यहाँ पर फ़ॉरेन मिनिस्टर के तौर पर भी उसने काम किया है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक की मिनिस्टर के तौर पर भी अयूब खान साहब के साथ उसने काम किया है। इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा जो कैबिनेट मेंबर आपको नज़र आते हैं, मिनिस्टर्स नज़र आते हैं, वो सिविलियन नज़र आते हैं आपको, यानी कि सिवाय एक आदमी के जिसे हम कहते हैं एडमिरल AR ख़ान, जो है वो एक फोर्स से उनका एक ताल्लुक़ था, कश्मीर अफेयर का एक उसे जो है वो एक पोर्टफोलियो दिया गया था, और वो शायद मेरे ख्याल में इस वजह से दिया गया हो कि एडमिरल ख़ान जो हैं वो कश्मीर के अंदर उसकी बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस था, तो इस वजह से हो सकता है। अब कैबिनेट जो 12 हैं इनमें से ज़्यादातर जो नज़दीक अयूब ख़ान के जिन लोगों ने काम किया उसमें मंजूर कादिर साहब हुआ करते थे, मोहम्मद शुएब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सबको मालूम है, शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो कि बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी हुए और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जिसने बहुत बड़ा रोल किया। शरीफ पीरज़ादा जो है वो पहले पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, और बाद में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो 66 के अंदर जो है वो अयूब खान को छोड़ देते हैं तो शरीफ पीरज़ादा जो है वो क्या करते हैं एज ए फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर क्या करते हैं वो रिप्लेस करते हैं। तो लिहाजा शरीफ पीरज़ादा मेरे ख्याल में इस वजह से भी अयूब खान के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे कि रन ऑफ कच्छ का जो हमारा इंडिया के साथ इशू हुआ तो उसके अंदर एज ए अटॉर्नी जनरल के ऊपर शरीफ पीरज़ादा का जो काम था वो बहुत ही खूबसूरत काम था। और दूसरा एक आदमी हुआ करता था अरशाद हुसैन। अरशाद हुसैन जो है वो भी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का रहा है, तो वो भी एक पाकिस्तान अयूब खान के दौर हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव आदमी रहा है। तो ये 4-5 नाम जो अब मैंने लिए हैं ये अयूब खान के पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो है वो की पोस्टों के ऊपर रहे हैं।
अब हम आते हैं अयूब ख़ान के पूरे टाइम पीरियड के अंदर जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, यानी कि बहुत सारे लोगों को ये समझते हैं कि अयूब ख़ान का टाइम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही खूबसूरत टाइम है, अयूब ख़ान के टाइम के अंदर पाकिस्तान की डेवलपमेंट बहुत ही खूबसूरत हुई है। इस चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि 1960s के अंदर पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ है वो 6.5 नज़र आती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी आपको लगभग 10 तक पाकिस्तान की ग्रोथ नज़र आती है। आज जो आप पाकिस्तान की जो जीडीपी देखेंगे मेरे ख्याल में वो 3 या 4 तक होगी शायद, आई एम नॉट श्योर, अगर आप कंफर्म करेंगे तो होगी, तो ज़्यादातर 4 से भी कम। एग्रीकल्चर के अंदर भी आप देखते हैं कि 5.1। अच्छा, एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ का मेरे ख्याल में एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि 48 से लेकर पाकिस्तान के अंदर 1960 तक, क्योंकि पानी बंद था तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ज़्यादा तबाह हो चुका था, तो इस वजह से आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर की जो 50s के अंदर जो ग्रोथ है वो 1.6 से ज़्यादा नहीं हुई। तो लिहाजा 1960 के बाद उसने क्या किया है, शूटअप किया है तकरीबन जो है वो, बाद में तो वो तकरीबन आपकी क्या कहते हैं कि 5.3 तक भी जा पर एक टाइम के अंदर कुछ थोड़े अरसे के लिए वो बनी। उसका मेरे ख्याल में एक तो आपका फ़ानी हो गया एग्रीकल्चर के अंदर फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है जिसे आप कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं, यानी कि अयूब ख़ान ने 1960 के अंदर एक स्लोगन दिया जिसे आप ग्रीन रिवोल्यूशन से मेरी मुराद या अयूब ख़ान साहब की मुराद जो है वो ये है कि एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर अयूब ख़ान साहब ने पहली मर्तबा जो है वो बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि मशीन का इस्तेमाल किया। अयूब ख़ान साहब ने जो है वो ऐसे जो है वो बीज जो है वो गंदम के बीज हो, आपकी कॉटन के बीज हो, ऐसे बीज जो है वो इंपोर्ट किए जिनकी जो है वो प्रोडक्शन की जो क्या कहते हैं कि कैपेसिटी जो है वो क्या है ज़्यादा हो, ऐसे बीज भी इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद कैनाल सिस्टम बहुत अच्छा किया गया। फिर जो है वो कैनाल सिस्टम जहाँ जहाँ तक, यानी कि आपका जिन एरिया के अंदर आपका कैनाल का पानी नहीं पहुँच सकता तो वहाँ पर जो है वो ट्यूबवेल का बंदोबस्त भी किया गया हुकूमत की तरफ से। तो लिहाजा हो सकता है कि इस वजह से पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो क्या करती है, शूट करती है 1 से 5 की तरफ। ठीक है, दूसरा हम जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी अयूब ख़ान साहब ने जो है वो प्राइवेटाइजेशन को जो है वो ज़्यादा फ़रोग दिया कि लोगों को फ्री हैंड दिया, सब्सिडीज़ दी गई मुख्तलिफ़ किस्म की। एक दूसरा मेरे ख्याल में फैक्टर ये भी हो सकता है कि जिसे हम क्या कहते हैं कि फॉरेन एड जिसे हम कहते हैं कि इस टाइम पीरियड के अंदर पाकिस्तान को जो अमेरिका से मिलने वाली जो एड है वो भी बहुत बड़ी थी, यानी कि उसका तादाद भी आपको बहुत बड़ा नज़र आता है। यानी कि अगर आप नीचे इसके देखेंगे कि 1970s का टाइम पीरियड जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टाइम पीरियड है उसके अंदर ग्रोथ फिर आपको कम नज़र आ जाती है। फिर जो 80s के अंदर जो ज़िया-उल हक़ साहब का टाइम पीरियड है फिर आपको ग्रोथ क्या नज़र आती है, ज़्यादा नज़र आती है। फिर 90s के अंदर जब डेमोक्रेसी आपकी रिवाइव करती है तो फिर क्या होती है, ग्रोथ आपकी कम नज़र आती है। फिर जब आप देखेंगे कि मुशर्रफ साहब का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अगेन आपको ये इसी किस्म की इंडिकेटर जो है वो आपको नज़र आते हैं। उसका एक फैक्टर ये नहीं होता कि भाई आपकी जो इकनॉमी है वो मार्शल लॉ के टाइम पीरियड के अंदर सस्टेन करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता यह है कि बेसिकली अयूब ख़ान का टाइम पीरियड हो, ज़ियाओ का टाइम पीरियड हो या मुशर्रफ साहब का टाइम पीरियड हो, इन तीनों टाइम पीरियड के अंदर आपको जो मिलिट्री एड या फॉरेन एड जो आपको मिलती है अमेरिका की तरफ से वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। तो लिहाजा इस वजह से भी हो सकता है कि जब आपको फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलती है, आपको फ़ॉरेन एड ज़्यादा मिलती है, तो उसके अंदर भी आपकी इकनॉमी क्या करती है, कुछ हद तक क्या हो जाती है, सस्टेन करती है। लेकिन जैसे ही वो एड आप बंद करते हैं तो फिर आपकी इकनॉमी क्या चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो ऐसी इकनॉमी को आप कभी भी सस्टेन या डेवलप्ड इकनॉमी नहीं कह सकते। तो ये आपकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपको क्या करते हैं कि परचेजिंग पावर, ज़ाहिरी बात है जब आपकी ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं तो रुपए की जो परचेजिंग पावर जो होती है वो आपकी बढ़ जाती है। तो इस तरह से यानी कि लोग ये समझते हैं कि अयूब का जो टाइम पीरियड है, नो डाउट एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम था या इस्लामाइजेशन के ऊपर जो उसका काम है वो बड़ा खूबसूरत काम है। लेकिन ओवरऑल आप ये नहीं कह सकते कि जो इंडिकेटर हैं वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल हैं। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर डेलिब्रेटली मैंने कुछ चीज़ें जो है वो स्किप की हैं। मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग 1965 के अंदर जो जंग हुई वो मैंने स्किप किया है, या उससे पहले U2 क्राइसिस जो हमारा हुआ है, अमेरिका का एक जासूस त्यारा जो हम देते हैं, जो हमारी एक आदत है कि
स्वेत की तरफ वो जासूस त्यारा चला गया, फिर वहाँ से उसे पकड़ा गया पायलट को, फिर पाकिस्तान की सॉवरेंटी जो है वो ख़तरे में आ गई। इसी तरह से जो है वो 1959 के अंदर अयूब खान साहब ने जो है वो इंडिया को एक ऑफ़र दी कि इंडिया पाकिस्तान मिल के एक जो है वो डिफेंस सिस्टम जो है मुश्तरका एक डिफेंस सिस्टम बनाए, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने उसे रिजेक्ट किया। अब ये तमाम चीज़ें मैंने डेलिबरेटली जो है वो स्किप की हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम फिर एक अलग से एक क्या कहते हैं कि पाकिस्तान की जो जंगें हुई हैं उनके ऊपर हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि जिसके अंदर हम पूरी जो वार गेम है वो हम देंगे। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर के 65 का जो हमारी हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदुस्तान के साथ जो हमारी जंग हुई सितंबर के अंदर वो ख़त्म हुई। पाकिस्तान ने यानी कि खूबसूरत अंदाज के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने ख़ुद को डिफ़ेंड किया, मुल्क को डिफ़ेंड किया, और उसके बाद एक सीज़ फायर हुई जो कि मेरे ख्याल में 22 सितंबर 1965 के अंदर हुई, और यूनाइटेड नेशन ने वो सीज़ फायर करवाई। और उसके बाद जो है वो 10 जनवरी 1966 को जो है वो एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ताशकंद जिसे हम कहते हैं। ताशकंद बेसिकली ये उज़्बेकिस्तान का कैपिटल सिटी है और सेंट्रल एशिया के जो चंद बड़े जो शहर हैं उनमें से एक है। उस ज़माने के अंदर उज़्बेकिस्तान जो है वो सोवियत यूनियन का एक हिस्सा हुआ करता था, तो लिहाजा इस वजह से सोवियत के जो प्रीमियर थे कोसाजिन, उनकी इन्वॉल्वमेंट या उनकी मीडिएशन के थ्रू यानी कि ये एग्रीमेंट हुआ। पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अयूब खान साहब इसके अंदर शामिल हुए, और हिंदुस्तान की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे उसने इसमें शमूलियत की। और इसी तरह से यानी कि एक एग्रीमेंट साइन हुआ 10 जनवरी को। इस 10 जनवरी के अंदर दोनों हरीफ जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर एग्री हुए कि 5 अगस्त ये वो डेट है जिसके अंदर जंग शुरू हुई। 5 अगस्त से पहले जितनी भी हमारी सरहदें या बाउंड्रीज जहाँ जहाँ पर थी वहाँ पर हो जाएंगी, और नॉर्मली दोनों जो हैं वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। अब इस ताशकंद एग्रीमेंट का दोनों मुल्क के ऊपर बहुत बड़ी तनकीद हुई कि भाई हिंदुस्तान के अंदर भी इसके ऊपर तनकीद हुई, हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर इस वजह से तनकीद हुई कि उनका ये एक क्लेम था कि भाई जंग स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान एक गोरिल्ला वार जो है वो कश्मीर के अंदर कर रहा था, जिसकी जो काज बना 1965 की जंग का, इंडिया का ये वर्जन था। पाकिस्तान का ये वर्जन था कि पाकिस्तान एक क्या कहते हैं कि ऐसी पोजीशन के अंदर है कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर नेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ की तरफ से बहुत बड़ा एक लैंड सरफेस एरिया जो है वो हिंदुस्तान का ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो इस वजह से हिंदुस्तान ऐसी पोजीशन के अंदर है कि जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एक बात कर सकते हैं कश्मीर इशू के ऊपर। तो इस वजह से दोनों ममालिक के ऊपर जो है वो यानी कि हुकूमत के ऊपर तनकीद की गई। इसीलिए जून 1966 के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से हटाया गया, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके ऊपर बहुत बड़ी तनकीद कर रहे थे। हालांकि वो इस एग्रीमेंट के अंदर ख़ुद भी मौजूद थे, और ही वाज रिप्लेस्ड बाय शरीफ पीरज़ादा। इसी तरह से यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इस पूरी क्या कहते हैं कि निकलने के बाद 1 साल के बाद जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो अपनी एक सियासी जमात बनाते हैं जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है। और इसमें एक दूसरी डेवलपमेंट ये भी हुई कि जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ 10 जनवरी को, उसके लगभग 25 दिन के बाद, आई गेस 25 दिन, 5 फरवरी 1966 को लाहौर के अंदर शेख मुजीबुर रहमान अवामी लीग की प्लेटफार्म के ऊपर पाकिस्तान के अंदर 6 पॉइंट का ऐलान कर चुके थे, और जिसे 1 महीने के बाद मई 1966 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी 67 के अंदर जो है वो हाउस अरेस्ट किया गया। तो यहाँ से जो पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो अयूब खान साहब के बिल्कुल ही अगेंस्ट में चला जाता है। फिर वली खान साहब जो है या बड़े बड़े जितने भी आपके नाम हैं उन तमाम की अरेस्ट वारंट हो गए। फिर हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी की गई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इनवाइट नहीं किया गया, शेख मुजीब को इनवाइट नहीं किया गया। तो लिहाजा पूरा जो सिनेरियो हो गया वो मुकम्मल तौर पर अयूब खान साहब के बिल्कुल ही अगेंस्ट में हो गया। बिल्कुल लास्ट मूवमेंट के अंदर अयूब खान साहब जो हैं वो अपने ही बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, वायोलेट करते हैं। मार्च 1969 के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र क्या करते हैं अपने पावर जनरल याह्या खान को करते हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ़ थे। हालांकि उसे कानून के मुताबिक करना चाहिए थे, अब्दुल जब्बार को करने चाहिए थे, अब्दुल जब्बार खान जो कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के स्पीकर थे।
तो बहरहाल यहाँ से अयूब खान साहब का टाइम पीरियड ख़त्म होता है। अयूब खान साहब जब आए तब भी पाकिस्तान को एक मार्शल लॉ मिली, अयूब खान साहब जब गए तब भी पाकिस्तान को एक क्या मिलती है, मार्शल लॉ ही मिलती है। तो लिहाजा आज के लिए यही कुछ था। अगर इसके अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ आप डिटेल में जाना चाहते हैं, तो ये वो तमाम बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं। तो आज के लिए यही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हामी नासिर।